क्या करना है। हम लोग ने ये सब बात कर ली थी ना, ये सब बात हम लोग तो 6 लेक्चर लग गए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी करना। ठीक है, फिर हम लोग तो क्या करना था, हाँ। आज हम लोग तो पता लगाना था कि आज हम लोग तो जानना था कि फॉसिल की एज कैसे पता लगाते हैं। तो बताओ फॉसिल होता क्या, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। आई थिंक आपको रिमेम्बर हो कि फॉसिल होते हैं हार्ड लिम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई हाथ पाता है एक ऑर्गेनिज्म का। अब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म जब मरा, ये ऑर्गेनिज्म जब मरा, तो क्या हुआ कि ये इधर लैंड के ऊपर था, तो ये मिट्टी से कवर होने लगेगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना, और फिर मिट्टी में कवर हो जाएगा। अब जैसे जैसे इसके ऊपर लेयर बढ़ेगी, ये अंदर प्रेशर आ जाएगा। हाँ कि ना, अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आ जाएगा। हाँ कि ना, तो इसकी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होने लगेंगी, डिकम्पोज होने लगेंगे। पर जो हार्ड सब्सटेंसेस रहेंगे, जो केमिकली हार्ड सब्सटेंसेस लेंगे, जो डिकम्पोज होने में समय लेंगे, वो बहुत दिनों बाद डिकम्पोज होंगे। तो जो यहाँ पे सॉइल जमेगी, वो इस हार्ड सब्सटेंसेस बहुत दिनों बाद डिकम्पोज होंगे, या नहीं भी डिकम्पोज होंगे तो या तो पत्थर में इनकी ऐसे लाइनिंग मिल जाएगी, तो बहुत देर से डिकम्पोज हुए, या ये सिर्फ ऐसे मिल जाएंगे। हाँ कि ना, जैसे बोन्स मिलती हैं। तो इन्हें कहा जाता है फॉसिल, इन्हें कहा जाता है फॉसिल। अब ये बताओ, ये जो मिट्टी आके जमी, ये जो मिट्टी आके जमी है इनके ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये कब आई, जब वो मरे। मतलब अराउंड, अगर मैं इस मिट्टी की एज निकाल लूं, अगर मैं इस मिट्टी की एज निकाल लूं, तो क्या मैं उतना दिन पुराना बोल सकता हूँ ये फॉसिल होने का। एग्जैक्ट डेट तो नहीं निकाल सकता कि 14 अगस्त इतना इतना, हाँ कि ना, या 15 अगस्त इतना इतना, या 16 अगस्त इतना इतना समय में मला है, ऐसा तो नहीं निकाल सकता। क्या मैं एक रेंज ऑफ ईयर निकाल सकता हूँ, जैसे कहीं पे भी आपको न्यूज में आता है कि कोई टेम्पल मिला, या कहीं पे विष्णु जी की प्रतिमा मिली, शिव जी की प्रतिमा मिली, शिवलिंग मिला, हाँ कि ना, माता रानी की प्रतिमा मिली, तो वहां पे कैसे पता लगाते हैं कि प्रतिमा कितने साल पहले बनाई गई थी। वहां पे यूज करते हैं कार्बन डेटिंग। तो वो कैसे पता चलता है, या तो वहां के आसपास की सॉइल की स्टडी भी करते हैं। दूसरी बात, अ, अगर वो किसी पत्थर के अंदर तलैप मिला है तो पत्थर की स्टडी कर लेते हैं। दूसरी बात, वो जो प्रतिमा है वो जिस सब्सटेंस से बनी हुई है उसकी स्टडी करते हैं। हाँ कि ना, कार्बन डेटिंग करते हैं, उसमें कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड की नहीं, कार्बन की डेटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो, एक बात समझो कि जब फॉसल कब बना, जब वो ऑर्गेनिज्म सॉइल की लेयर में तलैप हो गया, और जब तलैप हुआ उसी समय के अलाउंग वो ऑर्गेनिज्म मरा होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ कि ना, तो क्या मुझे एक रेंज मिल जाएगा कि ये फॉसल कितना पुराना है, अगर मैं उस सॉइल की एज निकाल लूंगा तो आंसर है यस, आंसर है यस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पत्थर में फॉस्फेट पाया जाता है उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस रॉक में फॉस्फेट टैलेब पाया जाता है, फंसा हुआ पाया जाता है, उसकी स्टडी करते हैं। अब फॉस्फेट में जिस मिट्टी में या जिस पत्थर में वो पाया जाता है, असल में ये है क्या, ये असल में सॉइल का ही पार्ट है, नेचर का ही पार्ट है, तो इसमें सभी एलिमेंट्स होंगे जो अर्थ कलश में होंगे। हाँ कि ना, तो अर्थ कलश में जो एलिमेंट्स हैं उनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी होंगे। हाँ कि ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होंगे ना। अब ये बताओ कि जैसे तुम लोग ने लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ चुका होगा केमिस्ट्री में, तो उसमें जो 3 तरीके के रिएक्शन पढ़ते हो। एक पढ़ते हो ताते थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक हाफ ऑर्डर रिएक्शन, और एक आते थे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। गलत बोल दिया, 3 तरीके के रिएक्शन पढ़ते हो। एक होता है तुम लोग का फर्स्ट, ये जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक सेकेंड ऑर्डर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, तो इसमें से ये बताओ, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव कौन सा रिएक्शन है। हाँ कि ना, अगर बताया होगा कोई तो बताओ, या मुझे बता दो इन तीनों में से हाफ रिएक्शन जो है, हाफ टाइम जो है, वो इनिशियल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसका हाफ टाइम कांस्टेंट रहता है चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हम लोग स्टडी
करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हम लोग स्टडी करते हैं जो उधर सॉइल में प्रेजेंट है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी करते हैं। तो मोस्ट कॉमन कौन से है? मोस्ट कॉमन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव तादादे हैं आइसोटोप यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? वो है आपका कार्बन का 14, इसी को बोला जाता है कार्बन 18, हाँ कि ना। दूसरा होता है एक पोटेशियम का 40 वाला, हाँ कि ना। यस सर। तीसरा होता है एक उसका यूरेनियम का 238, यूरेनियम 238, हाँ कि ना। यस सर। अब ये बताओ इससे कैसे स्टडी होता है? बेसिकली समझो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होती है ना, उसका जो न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो हाईली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन में कौन है? न्यूक्लियॉन में आपका एक है प्रोटॉन और एक है आपका न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, न्यूट्रॉन की मात्रा ऊपर नीचे होती है, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा, किसी में न्यूट्रॉन कम। जैसे कार्बन का ये 12 है, हाँ कि ना, C12, C13 और C14। तो क्या चेंज आया है? सिंपल सी बात है यार, न्यूट्रॉन की मात्रा चेंज हुई है। तो जब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा आता है ना, तब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाने लगता है और न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये स्टेबल होने की कोशिश करता है। कैसे स्टेबल होता है? ये रेडियो एक्टिव डिके करता है, जैसे अल्फा डिके हो गया, बीटा डिके हो गया, गामा डिके हो गया। ये सब तो लो पढ़ोगे न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में जो क्लास 12 में है, और इसी साल है तो पढ़ोगे, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, हाँ कि ना। क्या करता है? रेडियो एक्टिव डिके करता है और क्या करता है? स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस हम लोग क्या देखते हैं कि एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का अमाउंट कितना है और कितना अमाउंट स्टेबल आइसोटोप में बदल गया है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का कितना अमाउंट है और कितना स्टेबल आइसोटोप में बदल गया है, हाँ कि ना। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो डिके है उसका जो हाफ टाइम है, हाफ टाइम मतलब टी हाफ जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब टी हाफ क्या होता है? मान लो यहाँ पे मेरे पास अ, मान लो मेरे पास यहाँ पे अरे मान लो मेरे पास यहाँ पे ठीक है, रुकना। मान लो मेरे पास ये कार्बन के आपके इतने सारे मॉलिक्यूल है, हाँ कि ना। तो टी हाफ क्या होता है समझना। टी हाफ होता है कि इतने सारे अमाउंट में ये जो अमाउंट है, इसका ये जो आधा अमाउंट है, इसका ये जो आधा अमाउंट है, ये स्टेबल में कन्वर्ट होने में कितना समय लेगा वो कहलाता है टी हाफ। अब चलो ये इतना अमाउंट स्टेबल में कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना? बचा इतना, हाँ कि ना। इतना बचा, अरे इतना अमाउंट बचा ना, ये जो अमाउंट है यही बचा बस, हाँ कि ना। ठीक है, यही अमाउंट बचा। अब इसका आधा अमाउंट कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेगा वो भी टी हाफ कहलाएगा, हाँ कि ना। यस सर। तो ये जो दोनों टी हाफ हैं ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों टी हाफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों टी हाफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टी हाफ होता है किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके हाफ कंसंट्रेशन खत्म होने में या रिएक्शन में यूज अप हो जाने में कितना समय लगता है, वो होता है हाफ, आपका हाफ टाइम या टी हाफ बोला जाता है उसे। या तो उसे आपका हाफ टाइम बोला जाता है या उसे टी हाफ बोला जाता है। तो जो रेडियो एक्टिव डिके है उसका टी हाफ आपके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए चाहे इतने सारे अमाउंट में से आपको इतने को डिके करना हो, ये जो टी हाफ है, ये जो टी हाफ है ऐसे डिनोट किया जाता है टी हाफ को। और ये जो टी हाफ है, हाँ कि ना, देखो यहाँ पे अमाउंट ज्यादा दिखे हो रहा है और यहाँ पे अमाउंट कम दिखे हो रहा है। पर ये क्या इस अमाउंट का आधा है और ये क्या इस अमाउंट का आधा है। तो ये जो अमाउंट है ये बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं रेडियो एक्टिव डिके के, हाँ कि ना। हाँ कि ना, समझ में आया। इसे हाफ लाइफ भी बोला जाता है, टी हाफ भी बोला जाता है या हाफ टाइम भी बोला जाता है। जो बोल सकते हो बोल लो, हाँ कि ना।
हाँ कि ना। तो जैसे आपका कार्बन 14 है, जैसे आपका कार्बन 14 है, इसका टी हाफ कितना है? इसका टी हाफ है आपका 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स, मैं ऐसे याद किया हुआ 5730 ईयर्स, हाँ कि ना। वहीं अगर मैं बात करूं आपके किसका, यूरेनियम 238 का, यूरेनियम 238 का, तो यूरेनियम 238 का हाफ टाइम कितना है? 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 बिलियन ईयर, हाँ कि ना, 4.5 बिलियन ईयर्स, हाँ कि ना। फिर बता देते हैं आपके पोटेशियम का टी हाफ कितना है? आपका पोटेशियम का टी हाफ कितना है? आपका पोटेशियम का टी हाफ है 1.3 बिलियन, 1.3 बिलियन, हाँ कि ना, 1.3 बिलियन ईयर्स, हाँ कि ना। यस सर। अब ये बात समझो, जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो जरूरी नहीं हमेशा स्टेबल आइसोटोप बने, इवन स्टेबल फॉर्म बन सकता है, मतलब वो किसी और एलिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो किसी और एलिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, हाँ कि ना। और ज्यादातर में वो किसी और एलिमेंट में ही कन्वर्ट होता है, जैसे C14 जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो आपका बता देते हैं नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन 14। आपका यूरेनियम 238 किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम 238 पीबी, मतलब आपका पीबी क्या होता है? लीड, लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ कि ना, रेडियो एक्टिव डिके कल्चर। और आपका पोटेशियम 40 किस में कन्वर्ट होता है? आपका पोटेशियम 40 आर्गन 40 में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पोटेशियम 40 आर्गन 40 में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ कि ना। तब कन्वर्ट ये जो है इनके रेशियो लिए जाते हैं, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 का रेशियो लेंगे अगर मैं कार्बन 18 का लूंगा, या रेडियो कार्बन मेथड यूज करूंगा तो, या फिर मैं नाइट यूरेनियम 238 और पीबी मतलब लीड 206 का वो यूज करूंगा, रेशियो लूंगा, का प्रोपोर्शन लूंगा, का रेशियो लूंगा, रिलेटिव रेशियो लूंगा कि उस सॉइल में कितना प्रेजेंट है, हाँ कि ना, वहाँ के जो पत्थर हैं, लॉक्स हैं, उनमें कितना प्रेजेंट है ये, हाँ कि ना। तो इसे बोला जाता है यूरेनियम लीड मेथड, इसे यूरेनियम लीड मेथड, और इसे बोला जाता है आपका कार्बन 18 या रेडियो कार्बन मेथड। फिर इसकी बात करूं तो अगर मैं पोटेशियम का यूज कर रहा हूँ तो पोटेशियम और आर्गन 40 का रेशियो लूंगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना। अब इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पोटेशियम आर्गन मेथड, इसे बोला जाता है पोटेशियम आर्गन मेथड। उसके बाद ये जो है एक और चीज इसमें आपको बतानी है कि सबसे इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? ये बात याद रखना, पोटेशियम आर्गन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है होमिनिड फॉसल में, होमिनिड फॉसल में। अब ये होमिनिड फॉसल क्या होते हैं? ऐसे फॉसल जो ह्यूमन से रिलेटेड है, ऐसे फॉसल जो ह्यूमन से रिलेटेड है, उन्हें होमिनिड फॉसल बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? होमिनिड फॉसल बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? होमिनिड फॉसल बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? होमिनिड फॉसल बोला जाता है, हाँ कि ना। ये बात समझो, होमिनिड फॉसल क्या होते हैं? फॉसल रिलेटेड टू ह्यूमन, fossil related to human are called hominid fossil, fossil related to human are called hominid fossil। मैं पीछे पीछे रिपीट कर, तो fossil related to human are called hominid fossil, fossil related to human are called hominid fossil, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आई इतनी बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं और एक और मेथड की बात करते हैं जिससे फॉसल की एज डिसाइड होती है, और उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिलिट मेथड। उस मेथड का नाम क्या है? ESR मेथड, ESR मेथड, हाँ कि ना। और इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिलिट रेजोनेंस। इसका नाम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होना चाहिए, पर बोलते इलेक्ट्रॉन स्पिलिट रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन स्पिलिट रेजोनेंस मेथड, हाँ कि ना। इसमें होता क्या है बेसिकली समझो, ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है और ये मॉडर्न मेथड है। अगर मैं पूछूं मॉडर्न मेथड ऑफ फॉसल की एज डिसाइड करने वाला तो ESR मेथड, ये मॉडर्न और ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। इसमें होता क्या, मतलब मान लो ये एक ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर मतलब जानते हो ना? यस सर। ऑर्बिटर में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपोजिट स्पिन पे। अब क्या होता है जब इन्हें एनर्जी मिलती है, इनफ एनर्जी, तो ये अलग अलग ऑर्बिटर में अनपेयर भी हो सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर,
ये अलग अलग ऑर्बिटर में अनपेयर भी हो सकते हैं और सेम स्पिन गेन कर लेते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? तो ये होता है आपका ईएसआर मेथड। अब एक और बात सुनना, इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब एक और मस्त मस्त टॉपिक करेंगे, समझना, मस्त एक टॉपिक करेंगे अभी, ठीक है? और ये इस टॉपिक का नाम है आर्क्योप्टेलिक्स। इस टॉपिक का नाम क्या है? आर्क्योप्टेलिक्स, ठीक है? ये फॉसिल समझाने पे कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, समझो। बेसिकली आप इवोल्यूशन तक वो कैसे कर लो, एविडेंस क्या दे लो फॉसिल के थ्रू। तो अगर मैं बात करूँ होमिनिड फॉसिल की, अगर मैं बात करूँ होमिनिड फॉसिल की, तो ये आपको क्या देगा? अगर ये फॉसिल ह्यूमन रिलेटेड है तो ये आपको ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड जानकारी देगा। वहीं अगर मैं बात करूँ हॉर्स फॉसिल की, तो ये सिंपल सा नाम से समझ में आ रहा है कि ये हॉर्स से रिलेटेड है, तो ये आपको हॉर्स के इवोल्यूशन की जानकारी देगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कहीं ऐसा फॉसिल मिल जाए जिसमें आपको बर्ड्स के भी कैरेक्टर दिख रहे हैं, मतलब उसकी लंबी की चोंच है, उसके बॉडी में फेदर्स हैं, प्लस आपको उसमें लेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर दिख रहे हैं, मतलब जैसे उनमें बता देते हैं आपके स्केल्स हैं, फिर उनके जो बीक है उनमें दांत है। तो क्या वो फॉसिल इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इन्हें जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक है? हाँ कि ना? क्या इन्हें जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक हो सकता है? क्या वो फॉसिल इन्हें जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक हो सकता है? आंसर है यस। आंसर है यस। तो ऐसा एक फॉसिल मिला और उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया आर्कियोप्टेलिक्स। उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया आर्कियोप्टेलिक्स। क्या रखा गया? आर्कियोप्टेलिक्स। आज मेरी थोड़ी एनर्जी लो लग रही हो, अभी थोड़ी कंधे में अभी दर्द है ना, ठीक है? तो आर्कियोप्टेलिक्स बोला गया, ये है क्या? इसे बेसिकली आप बोल सकते हो कनेक्टिंग लिंक है बर्ड और लेप्टाइल्स के बीच का। कैसे पता चला ये बर्ड और लेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स के बर्ड वाले और कुछ फीचर्स थे इसमें लेप्टाइल्स वाले। जो फीचर्स लेप्टाइल्स में होने चाहिए और बर्ड्स में नहीं होने चाहिए वो थे, और जो बताते थे बर्ड्स में होने चाहिए लेप्टाइल्स में नहीं होने चाहिए वो भी थे इसमें। हाँ कि ना? वो भी थे। तो सिंपल सा समझ में आ गया यार कि ये कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और लेप्टाइल्स के बीच में। मतलब लेप्टाइल से जब बर्ड्स इवॉल्व हुई होंगी, जब लेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हुई होंगी, तो बीच में एक ऐसी स्टेज बनी होगी और उसी स्टेज का फॉसिल हम लोग तो मिल गया है। उसी स्टेज का हमें फॉसिल मिल गया और उसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया? आर्कियोप्टेलिक्स। उसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया? आर्कियोप्टेलिक्स। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, प्लस इसे एक मिसिंग लिंक भी बोला जाता है। इसे कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है, एक मिसिंग लिंक भी बोला जाता है। मिसिंग लिंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि आर्कियोप्टेलिक्स अब लुप्त हो चुके हैं, अब ये नहीं मिलते, अब ये एक्सटेंट हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें मिसिंग लिंक भी बोला जाता है। तो ऐसे कनेक्टिंग लिंक जो जिनके आपको फॉसिल तो मिलते हैं, आगे जाओगे जब अगर एमबीबीएस ना करते, अगर आगे किसी और फर्दर रिसर्च में जाते हो फॉसिल वॉसिल के, तो आपको और भी कनेक्टिंग लिंक मिलेंगे, पर मोस्ट ऑफ दी जो कनेक्टिंग लिंक है वो गायब हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उन्हें मिसिंग लिंक बोला जाता है। कनेक्टिंग लिंक विच हैव गॉन एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड मिसिंग लिंक। पर क्या कुछ कनेक्टिंग लिंक जिंदा है? आंसर है यस, कुछ कनेक्टिंग लिंक जिंदा है। हाँ कि ना? अब ये पाया किधर गया था? ये पाया गया था आपका बवेरिया जर्मनी में। ये किधर पाया गया था? बवेरिया जर्मनी में। किधर पाया गया था? बवेरिया जर्मनी में। हाँ कि ना? बवेरिया वहाँ का एक जगह है, सिटी है, वहाँ पाया गया था। हाँ कि ना? ये सर। अब ये कनेक्टिंग लिंक कैसे है? क्योंकि इसके पास एवियन कैरेक्टर भी हैं, बर्ड्स के एवियन कैरेक्टर्स भी हैं। हाँ कि ना? और लेप्टिलियंस कैरेक्टर भी है, इसके पास रेप्टिलियंस कैरेक्टर भी है। हाँ कि ना? इसके पास लेप्टिलियंस कैरेक्टर भी है, इसके पास लेप्टिलियंस कैरेक्टर भी है। हाँ कि ना? और ये पाया गया, जब इसकी डेटिंग की गई तो ये जुरासिक पीरियड में पाया जाने वाला प्राणी है। हाँ कि ना? मतलब ये कैसे पाया गया, मतलब समझो, ये उन पत्थरों में तलैप पाया गया, इसका फॉसिल उन पत्थरों में इसकी हड्डियां फंसी पाई गई जो जुरासिक पीरियड के समय बने होंगे, जो जुरासिक पीरियड के समय बने होंगे, जो जुरासिक पीरियड के समय
बने होंगे, जो जुरासिक पीरियड के समय बने होंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ये पता कैसे चला? जुरासिक पीरियड वही जो मैंने अभी बताया वैसी। तो अब इसमें लेप्टिलियन कैरेक्टर भी आ रही है, एवियन कैरेक्टर भी आ रहे, तो ऐसे कौन से लेप्टिलियन कैरेक्टर आ रहे? इसमें टोटल में 4 लेप्टिलियन कैरेक्टर आते हैं। एक आपका लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल होना, लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल, लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल। बली सी छिपकली जैसी पूंछ थी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात, तेल इसमें थी, चलो कुछ पक्षियों में भी रहती है तेल, पर पक्षियों में जो आखिर वर्टिब्रा रहता है, बेसिकली समझो लेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं, तीनों दोनों में वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम का ये जो आखिर वर्टिब्रा है, कॉर्डल वर्टिब्रा, ये फ्ली नहीं होता। ये फ्ली नहीं होता, ये जिसे टेल बोन भी बोल सकते हो जैसे ह्यूमन में। तो ये फ्ली नहीं होता बर्ड्स में, पर लेप्टाइल्स में फ्ली हो सकता है। मतलब यहाँ से ये जो पूंछ जुड़ी हुई है, इसे आप इधर और इधर मूव करवा सकते हो, इसे इधर और इधर फ्रीली मूव करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पाया गया कि यहाँ पे जो कॉर्डल वर्टिब्रा था वो फ्ली था। वो क्या था? फ्ली था मूवमेंट में। वो बंधा हुआ नहीं था, वो ऐसा जैसे आप में आप अपना कॉर्डल वर्टिब्रा यू मूव करवाना चाहोगे तो नहीं करवा सकते, पर लेप्टाइल्स में हो सकता है। तो फ्ली लीजर लाइक टेल थी और इवन कॉर्डल वर्टिब्रा था। इवन फ्ली कॉर्डल वर्टिब्रा था। हाँ कि ना? और क्या था इसमें लेप्टिलियन कैरेक्टर? दूसरा कि जो सामने का स्टर्नम, लिब के इसके बारे में जानते हो? तो जब आप लेप्टाइल्स को देखोगे तो लेप्टाइल जमीन के पास लगते हैं अपना चेस्ट। हाँ कि ना? या वॉल में छिपकली चलती है तो उसका चेस्ट हमेशा जमीन के तरफ रहता है। मतलब उनका जो स्टर्नम है वो वीक है। तो इनका भी जो स्टर्नम का लिब केज का वो भी क्या था? वीक था, वीक स्टर्नम था। और जो अगर आप उनकी बात करोगे बर्ड्स के, तो उन्हें हाई एयर प्रेशर झेलना पड़ता है सामने से। तो उनका जो स्टर्नम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ऐसे हल्के खड़े रहते हैं। अगर आप लेप्टाइल्स का देखोगे तो लेप्टाइल्स कुछ ऐसे रहते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इनका ये जो स्टर्नम वाला पार्ट है ये नीचे प्रोटेक्टेड है। पर वहीं अगर आप बस को देखोगे तो बस ऐसे बैठती है। हाँ कि ना? एक ऊपर से बनाने के लिए। तो यहाँ पे उनका स्टर्नम आता है जो एक्सपोज रहता है एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा। तो ये जो बस का स्टर्नम है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जैसे ह्यूमन का स्टर्नम स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो इनका स्टर्नम था वो वीक था, जस्ट लाइक आपका लेप्टाइल्स, जस्ट लाइक आपका लेप्टाइल्स। हाँ कि ना? यस सर। लेप्टाइल्स की तरह इनका भी जो स्टर्नम था वो वीक था, इनका भी जो स्टर्नम था वो क्या था? वीक था। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। वहीं आगे की मैं बात करूँ, वहीं मैं आगे की बात करूँ, वहीं आगे की मैं बात करूँ तो समझना मेरी बात, एक ये बात समझना कि एक और कैरेक्टर लेप्टिलियन कैरेक्टर जो इनमें पाया जा रहा था, इनमें कोई भी न्यूमेटिक बोन नहीं थी। अगर बर्ड्स कैसे उड़ पाती हैं, हम बचपन से पलते हुए आए हैं, बर्ड्स के पास स्ट्रीम लाइन बॉडी रहती है, न्यूमेटिक बोन रहती है, मतलब हॉलो बोन्स रहती है। हाँ कि ना? पर इनके पास नॉन न्यूमेटिक बोन थी, मतलब इनकी जो बोन थी वो नॉन हॉलो थी, वो अंदर से हॉलो नहीं थी, सॉलिड बोन थी। हाँ कि ना? तो बर्ड्स के उड़ने के काम आते हैं न्यूमेटिक बोन होना, उन्हें की उड़ने में मदद मिलती है उससे। पर इनकी जो बोन्स की वो नॉन न्यूमेटिक थी, मतलब अंदर से हॉलो नहीं थी, अंदर से हॉलो नहीं थी। हाँ कि ना? चालवा जो था लेप्टिलियन कैरेक्टर वो क्या था? वो था आपका जो जॉ है, आपका जो जॉ है उसमें टीथ होना। वहीं अगर मैं बस की बात करूँ तो बस के जो वो रहती है चोंच, उसमें टीथ नहीं होते, उसमें टीथ नहीं होते। तो इनके पास टीथ प्रेजेंस थे। हाँ कि ना? अब मैं बात करता हूँ एवियन कैरेक्टर जो इसमें पाए जा रहे थे, मतलब बर्ड्स के कैरेक्टर जो इसमें पाए जा रहे थे। पहला तो होता थी फेदर्स पाए जा रहे थे ऑल ओवर दी बॉडी, फेदर्स पाए जा रहे थे ऑल ओवर दी बॉडी। हाँ कि ना? फेदर्स ऑन बॉडी पाए जा रहे थे। दूसरा जो इनमें एवियन कैरेक्टर था वो क्या था? वो था कि इनका जो जॉ है, इनकी जो मसूड़ा है, जो क्या देते हैं मुंह है, वो किस में मॉडिफाई हो गया था? मॉडिफाई जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक। बीक थी इनके पास, चोंच थी इनके पास। और चोंच अगर हम लोग देखें, चाहे एनिमल देखें चाहे प्लांट देखें, तो सिर्फ बस के पास है, सिर्फ चिड़ियाओं के पास है। हाँ कि ना?
हाँ कि ना? यस सर। दूसरा, जैसे बस का जो फोर लिम्ब है, जो सामने के हाथ हैं फोर लिम्ब, वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में। हाँ कि ना? तो इनमें भी जो फोर लिम्ब्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, मतलब पंख बन गए हैं इनके पास भी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। वहीं अगर मैं चार्वाक एवियन कैलेक्टर या बर्ड के कैलेक्टर की बात कर लूँ जो इनमें पाया जा रहा था, वो था क्या देते हैं, हाइंड लिम्ब जो था, इनके जो पैर थे उनमें भी क्या देते हैं एवियन कैरेक्टर था, एवियन प्लान था, मतलब कि हाइंड लिम्ब का जो बिल था थी, जैसे पतली सी पीछे के पैर होना, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होना, वैसे ही इनका भी था। हाँ कि ना? तो इनका जो हाइंड लिम्ब था वो एवियन प्लान वाला था, मतलब जैसे चीलियों में रहता है ना, वैसा था। मतलब उसमें क्लॉज थे, नाखून थे और पकड़ने के लिए, प्लस उसमें वो नहीं था, ब्लड सप्लाई नहीं था ऐसे करते हुए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? समझ में आया? तो ये सब इसमें पाए जा लेते, तो इसमें आपके लेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर पाए जा लेते, आपके बर्ड्स के भी कैरेक्टर पाए जा लेते। इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक माना गया किसका, बर्ड्स का भी और लेप्टाइल्स का भी, और इसे नाम दिया गया आर्क्योप्टेरिक्स। इसे नाम क्या दिया गया? आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है। तो अब कल हम लोग है ना, अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पे आपका बेसिकली वो होना, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पे आपका एविडेंस होना इवोल्यूशन का। ठीक है। पर अब चलता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय खरदूषम। जय राम जी की। ठीक है। और रिवाइज करते रहना, रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है।